मैं संतोष नाग सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट निकल चुका है, सभी विषय का निकल चुका है। तो क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के जो मॉडल सेट नंबर 1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके सामान्य निर्देश देख लेंगे। तो सामान्य निर्देश क्या रहेगा, कुल 40 प्रश्न रहेगा, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के एक अंक मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों को चयन करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रश्न तो रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग करीब 40 प्रश्न में आप लोगों का 120 या 130 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न से रिलेटेड जितने संबंधित प्रश्न बन सकता है उस सभी प्रश्नों का हम लोग इसमें हल करेंगे। तो एक प्रश्न में आप लोगों का करीब 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, इसलिए वीडियो में कंप्लीट बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों को, ठीक है। जैसा कि अब पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न क्या है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चयन से है, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्नों को आप लोग 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका ये हो जाएगा कि चयन की समस्या क्या है। तो चयन की समस्या अगर प्रश्न पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या उत्पादन करे, ठीक है। क्या उत्पादन करे यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा अगर पहले तरीके से पूछे। अगर दूसरे तरीके से पूछे कि तकनीक के चयन क्या है, तकनीक के चयन क्या है, जैसे कि इस प्रश्न में भी पूछे कि तकनीक के चयन से क्या है, तो तकनीक के चयन अगर पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करे, ठीक है। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरी तरीका ये हो सकता है कि उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, तब इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है। उत्पादन किसके लिए किया जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा। तो जिसमें ऐसे इसमें प्रश्न क्या है कि उत्पादन के तकनीक के चयन से है, तो उत्पादन के तकनीक के चयन से है तो क्या उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है, ठीक है। देखिए इसको ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह का एक ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको MU से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, इसको TU से दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 3 स्थिति होता है। देखिए यहाँ पर क्या है सीमांत उपयोगिता, देखिए इस रेखा पर यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है। तो जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले स्थिति, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर, तो यहाँ पर इस तरह का खींचिए, यहाँ पर क्या है इस बिंदु पर क्या है सीमांत उपयोगिता यानी MU यहाँ पर क्या है 0। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 है तब टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो जब MU यानी सीमांत उपयोगिता 0 रहेगा तो कुल उपयोगिता यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये दूसरी स्थिति हो गया। तीसरी स्थिति ये हो जाएगा जब देखिए सीमांत उपयोगिता, देखिए MU यहाँ पर नीचे आ रहा है यानी नेगेटिव हो रहा है। तो जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर घटती है, ठीक है। कुल उपयोगिता घटती है। तो उस अनुसार यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। 0 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है, जनरली एन इंडिफरेंस कर्व इज, ठीक है। यानी उदासीनता वक्र किस तरह का होता है, ठीक है। इसको भी ग्राफ से समझेंगे। देखिए इस तरह का होता है उदासीनता वक्र, इस तरह का होता है उदासीनता वक्र, एक ग्राफ होता है IC, इसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ, यहाँ पर मूल बिंदु होता है O। तो देखिए जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का आकार किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये बाहरी भाग उभरा हुआ रहता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का शेप किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए जो इंडिफरेंस कर्व है उदासीनता वक्र है, यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु की ओर क्या है उभरा हुआ है, उभरा हुआ है यानी मूल बिंदु की ओर ये उत्तल है। तो मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न जैसे 4 नंबर है।
4 नंबर प्रश्न क्या है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। ठीक है, देखिए मांग वक्र का ढाल किस तरह का होता है, मांग वक्र का ढाल इस तरह का होता है, जैसे यहाँ पर y अक्ष है, y अक्ष में कीमत रहता है। ठीक है, y अक्ष में कीमत रहता है और x अक्ष में मांगी गई मात्रा रहता है। ठीक है, और मांग का नहीं, देखिए इस यहाँ पर इस तरह का ग्राफ होता है। इस तरह का ग्राफ मतलब क्या होता है, जब देखिए यहाँ पर जब कीमत कम है तो मांग ज़्यादा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है मांग घट रहा है, कीमत बढ़ रहा है मांग घट रहा है, इस तरह का ग्राफ होता है। यानी दोनों में विपरीत संबंध है। कीमत अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, यानी विपरीत संबंध, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, तो विपरीत संबंध यानी ऋणात्मक। तो मांग वक्र का ढाल कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि पूर्ति वक्र का ढाल क्या होती है, तो पूर्ति वक्र का ढाल इस तरह का होता है, यह धनात्मक होती है। पूर्ति वक्र का ढाल कैसे होती है, धनात्मक होती है, और मांग वक्र का ढाल कैसे होती है, ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक। ये वाला उत्तर का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अब 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लॉज डैश होती है। देखिए इसको भी ग्राफ से समझेंगे। जैसे कि एक मांग वक्र हम बनाते हैं, जैसे इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है। ठीक है, इधर ऊपर में y अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का होता है मांग वक्र। तो यहाँ पर क्या बोला कि मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लॉज को ई से दर्शाता है। तो मध्य बिंदु पर कीमत लॉज होती है 1, यहाँ पर एक्स अक्ष पर होता है मांग की लॉज 0, यहाँ पर बीच में जैसे यहाँ की मांग की लॉज होती है 1 से कम, और यहाँ पर y अक्ष पर जहाँ पर टाच करेगा यहाँ पर मांग की लॉज होती है अनंत, और यहाँ पर मांग की लॉज होती है यहाँ पर 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लॉज कितना होती है 1 यहाँ। ठीक है, तो मांग की कीमत लॉज हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। ठीक है, उल्टा यू आकार, देखिए यू आकार इस तरह का होता है, उल्टा यू आकार यानी इस तरह का होता है। किस में होता है, जैसे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे, उसमें चारों का उत्तर भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका शेप इस तरह का होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का देखिए यहाँ पर आयत बन रहा है। देखिए यहाँ पर आयत बन रहा है, तो इसीलिए इसका आकार क्या होता है, आयताकार अति परवलय। ठीक है, औसत स्थिर लागत की आकार कैसे होती है, आयताकार अति परवलय। ऑप्शन ए देख लिए। ऑप्शन बी है जैसे औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का, यानी यहाँ पर यू आकार का होता है। देखिए, ठीक है, औसत परिवर्तित लागत के आकार यू आकार की होती है। अब ऑप्शन सी वाला जैसे है सीमांत लागत, तो सीमांत लागत की आकार भी यहाँ पर यू आकार की होती है। और जो औसत उत्पाद है ऑप्शन डी है जो एवरेज प्रोडक्ट की आकार उल्टा यू का आकार होता है, यहाँ पर इस तरह का होता है। ठीक है, तो उल्टा यू आकार का होता है, ऑप्शन नंबर डी औसत उत्पाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन फलन Q बराबर A L अल्फा K बीटा में पैमाने के प्रतिफल की माप है। ठीक है, देखिए पैमाने के प्रतिफल को मापते हैं, जैसे यहाँ पे जो पार में रहता है जैसे अल्फा और बीटा है यहाँ पर, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। पैमाने के प्रतिफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, रुकिए एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्थिति होता है। ठीक है, तीनों स्थिति को समझेंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 1 होगा तो पैमाने का प्रतिफल हो जाएगा स्थिर। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा 1 से ज़्यादा होगा तो पैमाना का प्रतिफल होगा वृद्धि, यानी पैमाने के प्रतिफल वृद्धि हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। और अल्फा प्लस बीटा अगर 1 से कम हो रहे तो पैमाने के प्रतिफल में कमी होगी, यानी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर माप केवल बोला गया है, तो पैमाने के प्रतिफल की माप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत कैसी होती है। ठीक है, ये भी 3 स्थिति होती है। इसमें क्या 3 स्थिति, जैसे पहले यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहले स्थिति क्या होती है कि जब देखिए सीमांत लागत को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है यानी MC, और औसत लागत को कहा जाता है एवरेज कॉस्ट यानी AC। तो जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगी यानी इंक्रीजिंग होगी। ठीक है,
दूसरी स्थिति ये होती है जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट यानी सीमांत लागत बराबर औसत लागत होगी तो स्थिर लागत यानी एवरेज कॉस्ट स्थिर रहेगी। ठीक है, अब देखेंगे तीसरी स्थिति जब मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत से कम होगी तो एवरेज कॉस्ट घटेगी। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या है कि सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट औसत लागत से कम होती है, मार्जिनल कॉस्ट औसत लागत से कम होती है, तो कम होती है तो औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, घटती है यानी डिक्रीजिंग होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जिसे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए औसत स्थिर लागत, तो औसत स्थिर लागत में परिवर्तन होता है, औसत परिवर्तित लागत में भी परिवर्तन होता है, सीमांत लागत में भी परिवर्तन होता है। यह प्रश्न कि किस में परिवर्तन नहीं होता है, तो नहीं किस में होता है, कुल स्थिर लागत में मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, मात्रा में परिवर्तन करने पर लागत में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अब 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। ठीक है, देखिए 2 तरह की होती है, कीमत स्वीकारक होती है और कीमत निर्धारक होती है। ठीक है, देखिए किस बाजार में, तो बाजार बहुत तरह की होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्प अधिकार, द्वि अधिकार। ठीक है, तो देखिए जो पूर्ण, देखिए यहाँ पर क्या है, कीमत स्वीकारक, तो कीमत स्वीकारक किस में होती है, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किस में कहेंगे, जिसमें क्रेता और विक्रेता बहुत रहेगी, क्रेता भी बहुत मात्रा में रहेगी और विक्रेता भी बहुत मात्रा में रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो एकाधिकार में रहेगा तो एकाधिकार में विक्रेता एक रहेगी लेकिन क्रेता बहुत सारे रहेगी। ठीक है, तो अगर कीमत निर्धारक कहा जाएगा तो कीमत निर्धारक हो जाएगा एकाधिकार, और कीमत स्वीकारक तो कीमत स्वीकारक हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, कीमत स्वीकारक कौन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, और कीमत निर्धारक होता है एकाधिकार। ठीक है, यहाँ पर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है 11 नंबर प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, जिसे 4 ऑप्शन है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम बराबर मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत, ये स्थिति होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए है मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, MR बराबर MC है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए MR और MC को इधर लाएंगे तो MC बराबर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो MR बराबर MC है, यहाँ पर इसको करते यहाँ पर, जब MR बराबर MC है तो क्या होगा, MR यहाँ पर डिवाइड कर देंगे MC बराबर 1, डिवाइड यानी MR भागा MC बराबर 1। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सही उत्तर है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे कि 12 नंबर प्रश्न है, पूर्ति से है, सप्लाई से है मतलब। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति के लोच की किस मान की माप होती है। ठीक है, तो पूर्ति की लोच 5 तरह की होती है, तो 5 तरह का हम लोग समझेंगे। देखिए इस तरह का होता है पूर्ति के लोच की ग्राफ को समझेंगे। अगर देखिए मूल बिंदु के इस तरह का काटेगा तो पूर्ति के लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर 1 होगा। ठीक है, अगर y अक्ष में जाएगा तो पूर्ति के लोच हो जाएगा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर x अक्ष में जाएगा तो पूर्ति के लोच यहाँ पर 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तरह के लोच दिख लिए। और 2 तरीके होती है, अगर y अक्ष के समांतर, देखिए यहाँ पर y अक्ष के समांतर है तो पूर्ति के लोच यहाँ पर 0 होता है, और अगर x अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति के लोच यहाँ पर अनंत होता है, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ग्राफ दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर y अक्ष में जा रहा है, तो y अक्ष में जा रहा है तो y अक्ष में पूर्ति लोच जब जाता है तो पूर्ति की लोच 1 से कम होता है, 1 से कम। तो देखिए 1 से कम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें मिलेगा। देखिए अगर किसी वस्तु के पूर्ति पर हम लोग कर लगा देंगे तो क्या उसकी सप्लाई घट जाएगी, तो पूर्ति कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर 14 नंबर है, 14 नंबर प्रश्न जैसे कि यहाँ पर है
कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मांग में अगर वृद्धि कर देंगे तो बाजार संतुलन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाजार संतुलन में प्रभाव यही पड़ेगा कि संतुलन की यहाँ पर संतुलन कीमत और यहाँ पर कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जैसे कि अब 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति कैसी होती है। देखिए ठीक है, अगर किसी वस्तु की हम लोग मांग करते जाएंगे, किसी वस्तु को हम लोग खरीदते जाएंगे तो दुकानदार क्या करेगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ा देगी। तो अधिक मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति क्या कैसी होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि 16 नंबर है कि अधिक पूर्ति की स्थिति, ठीक है, यह सप्लाई दिया गया है। तो अधिक पूर्ति की स्थिति कब होती है, जब डिमांड सप्लाई से कम होती है। ठीक है, यानी मांग पूर्ति से कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में अगर कम कर देंगे तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूर्ति में कमी करने पर बाजार संतुलन में क्या होगा, कीमत में वृद्धि हो जाएगी और संतुलन मात्रा में कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न जैसे कि 18 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की कीमत लोच में कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर तो एकाधिकार में जब हम लोग देखिए यहाँ पर बाजार जैसे हम लोग समझे बहुत तरह के बाजार होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। तो देखिए जब पूर्ण प्रतियोगिता रहेगी तो मांग की लोच होगी अनंत यानी इन्फिनिटिव, और अगर रहेगा एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता तो मांग की लोच रहेगी, एकाधिकार अगर रहेगी तो मांग की लोच होगी एक के बराबर, और एकाधिकार प्रतियोगिता रहेगी तो मांग की लोच एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एकाधिकार, तो एकाधिकार में मांग की लोच क्या होती है, एक के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 19 नंबर प्रश्न है कि दो अधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है। दी अधिकार, यहाँ देखिए यहाँ पर दी यानी दो, विक्रेता की संख्या दी अधिकार में दो होते हैं, क्रेता बहुत सारी होती है, तो विक्रेता की कितनी संख्या होती है, दो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, विभेदीकृत वस्तु किसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, जैसे साबुन समझते हैं। ठीक है, तो साबुन आप लोग साबुन बहुत तरह का होता है, जैसे लाइफबॉय आता है, निर्मा सेंडल आता है, और पर लक्स आता है, बहुत सारा का आता है। तो बहुत सारा का वस्तु देखिए, वस्तु तो एक है साबुन, लेकिन इसकी कंपनी बहुत तरह का होता है, जैसे लाइफबॉय, लक्स, उसके बाद आ जाता है कैंडल, और बहुत सारा तरह आ जाता है। ठीक है, तो साबुन हो गया, जैसे कोलगेट अगर देखेंगे तो कोलगेट भी बहुत तरह का आती है, कोलगेट आ जाएगा, उसके बाद क्लोज अप आ जाएगा, बहुत तरह का आ जाएगा। तो विभेदीकृत वस्तु उसको कहा जाता है। विभेदीकृत वस्तु किस में पाया जाता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता में, यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि 21 नंबर है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये पुस्तक लिखा गया है J.M. किन्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए J.M. किन्स भी होता है और J.N. किन्स भी होता है। तो देखिए यहाँ पर J.M. किन्स होगा, एम वाला होगा, J.M. किन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एनडीपी निकालेंगे तो एनडीपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या है, जैसे अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर वस्तु को ले जा रहे हैं तो कुछ तो मूल्य लगेगा या कुछ तो मूल्य में वृद्धि होगी, जैसे परिवहन का भाड़ा लगेगा या कोई दूसरी चीज़ों की भाड़ा लगेगी, तो उसे कहा जाता है मूल्यह्रास। या इस तरह की से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु हम लोग खरीद कर रख लिए और उस वस्तु की मतलब धीरे धीरे खपत होती तो जाएगी, तो उस वस्तु की ह्रास होगी, मूल्य में ह्रास होगी, तो उसको भी कहा जा सकता है मूल्यह्रास। यानी यहाँ पे क्या समझे कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास, तो एनडीपी यहाँ पर शुद्ध है और जीडीपी यानी कुल है यहाँ पर। ठीक है, टोटल,
तो कुल में से अगर मूल्य ह्रास को हटा देंगे तो यहाँ पर एनडीपी निकल जाएगा शुद्ध। लेकिन यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिया गया है कि जीडीपी बराबर दिया गया है, तो जीडीपी बराबर हो जाएगा, इधर माइनस मूल्य ह्रास है तो इधर प्लस हो जाएगा एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि निम्नों में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, मध्यवस्तु वस्तु क्या आ जाएगी कि किसी वस्तु के निर्माण में उस वस्तु का उपयोग कर रहा है। ठीक है, जैसे बिस्कुट अगर लेंगे हम तो बिस्कुट क्या है, पर अंतिम वस्तु है, तो बिस्कुट को निर्माण करने के लिए हमें गेहूँ की जरूरत पड़ेगी, तो गेहूँ क्या हो जाएगा यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चापाती, तो इसके लिए भी गेहूँ की जरूरत होगी, तो ये भी मध्यवर्ती वस्तु में आ जाएगा। बिस्कुट में भी मध्यवर्ती वस्तु आ जाएगा, गेहूँ, ब्रेड में भी आ जाएगा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर है 24 नंबर प्रश्न है कि किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्नों में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई कार का मूल्य, ऑप्शन बी है प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य, ऑप्शन सी है शिक्षक का शिक्षण शुल्क और ऑप्शन डी है ब्रेड का मूल्य। ठीक है, तो देखिए जीडीपी या राष्ट्रीय आय जो भी हम लोग निकालते हैं तो किसी वस्तु के मूल्य को दोबारा नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर दोबारा यानी दोहरी गणना 2 बार अगर जोड़ देंगे तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो कि अब प्रयुक्त कार की बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज कार, यानी कोई व्यक्ति एक कार खरीदता है और उस कार को कुछ दिन प्रयोग करने के बाद वो व्यक्ति उस कार को फिर से बेच देगा। तो देखिए इस व्यक्ति को पहले खरीदने में यहाँ पर पहले व्यक्ति को मूल्य तो दिया था, तो यहाँ पर जो मूल्य मिला था फिर दूसरे वस्तु उस वस्तु को खरीदने में मूल्य देगा, तो 2 बार गणना हो जाएगी, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं किया जाएगा किसको, प्रयुक्त कार की विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर 25 नंबर है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। जैसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए मूल्य वृद्धि विधि, इससे भी ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन बी है आय विधि, इससे भी ज्ञात किया जाता है, व्यय विधि, इससे भी ज्ञात किया जाता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि अगला प्रश्न 26 नंबर कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 नवंबर महीना में था, नवंबर महीना 2016 में। ठीक है, किस नोट को बंद कर दिया गया था, मतलब प्रचलन से बाहर किया गया था, 500 रुपये एवं 1000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर जैसे कि 27 नंबर है कि निम्न में से कौन से एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, जिसके ऑप्शन ए है मुद्रा निगमन, तो केंद्रीय बैंक का कार्य मुद्रा निगमन है, मुद्रा जारी करता है, ऑप्शन मतलब ये जारी करता है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है। शाख नियंत्रण, तो केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करता है, ऑप्शन सी है जनता से जमा स्वीकार करना, तो जनता से जमा स्वीकार करता है अनुसूचित बैंक या वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, हम लोग क्या जमा करते हैं, एसबीआई, पीएनबी, सीबीआई में। ठीक है, लेकिन केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई होता है उसमें तो जमा स्वीकार नहीं करता है, यानी इसका नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर है 28 नंबर, जैसे कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, अभी बात की भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कब मतलब आया था, तो 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। ठीक है, देखिए तरल मुद्रा किसको कहेंगे, तरल मुद्रा उसको कहेंगे, देखिए जब हम लोग किसी मुद्रा का अगर बाजार में देंगे और आसानी से उस मुद्रा के बदले हमें कोई दूसरा वस्तु दे, या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि तरल मुद्रा उसको कहेंगे जो मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो या आसानी से मतलब प्रचलन में है, उसको कहेंगे तरल मुद्रा। तो सबसे तरल मुद्रा होती है M1। ठीक है, M1 के बारे में भी हम लोग देखेंगे जब चैप्टर 1 सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो जाएगा। तो M1 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर है, 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 30 नंबर प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि यहाँ पर उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर C बराबर A प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर C क्या है, उपभोग, कंजप्शन यानी उपभोग है। ठीक है, A क्या है, स्वाद
स्वात उपभोग, और बी क्या है प्रेरित उपभोग। ठीक है, यानी प्रेरित उपभोग क्या है बी वाई, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि एम पी सी प्लस एम पी एस दोनों में क्या संबंध होता है, तो एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1 होता है, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर है 32 नंबर। थोड़ा इसको जूम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न रेखा चित्र में स्वात निवेश की रेखा है। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर स्वात निवेश क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो सी डी है, सी डी यहाँ पर स्वात निवेश है। ठीक है, और जो ए बी है, यहाँ पर ए बी है प्रेरित निवेश। तो यहाँ पर स्वात निवेश पूछा गया है, तो स्वात निवेश यहाँ पर हो जाएगा सी डी यहाँ पर स्वात निवेश है। ठीक है, स्वात निवेश यानी सी डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि एम पी एस बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा, तो गुणक यानी के बराबर 1/MP/s होता है। ठीक है, 1/MP/s यानी 0.4, 0.4 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 होगा, तो यहाँ पर 2 5 10, 2 2 में 4 यानी 5/2, 5/2 यानी 2.5। ठीक है, 2.5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 34 नंबर है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, देखिए कर दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स यानी डीटी कर सकते हैं, और अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, ये क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाता है उपहार कर, संपत्ति कर, आयकर, ये सब आ जाता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर में आ जाता है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी और भी बहुत सारा आता है, तो इसमें जीएसटी दिया गया है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर नहीं है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 35 नंबर कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है। सार्वजनिक वस्तु किसको कहेंगे, जिस वस्तु का अधिकार सभी वस्तु को है। तो ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन ए है कार, तो कार का सभी वस्तु का अधिकार नहीं रहता है, तो ये सार्वजनिक वस्तु नहीं है। ऑप्शन बी है सड़क, तो सड़क सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि सड़क पर सभी व्यक्ति का अधिकार रहता है, तो सार्वजनिक वस्तु क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, तो यानी जीएसटी कब लागू किया गया था, 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पर 37 नंबर कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत से आसान सा प्रश्न है, जैसे यहाँ पर देखिए व्यय को देखिए, यहाँ पर प्राप्ति को देखिए। ठीक है, तो व्यय माइनस प्राप्ति, तो ठीक है, अगर खर्च माइनस इनकम होगा तो क्या होगा, घाटा होगा ना, घाटा होगा। तो यहाँ पर पहले क्या लगाएगा राजस्व, तो यानी राजस्व घाटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राजस्व घाटा, राजस्व घाटा यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 38 नंबर की व्यापार संतुलन क्या है, तो व्यापार संतुलन किसको कहेंगे, निर्यात माइनस आयात होता है। ठीक है, यानी निर्यात और आयात का अंतर होता है, यानी घटाव, निर्यात और आयात का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए 39 नंबर कि यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेनदेन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए है चालू खाते के डेबिट मद में, ऑप्शन बी है चालू खाते के क्रेडिट मद में, ऑप्शन सी है पूंजी खाते के डेबिट मद में, और ऑप्शन डी है पूंजी खाते के क्रेडिट मोड में। ठीक है, तो दो तरह की खाता होते हैं, एक चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता होता है। ठीक है, तो चालू खाता में जब केवल वस्तुओं का लेन देन होता है, ये सेवाओं का लेन देन होता है, और पूंजी खाता में जब वस्तु और सेवाओं के लेन देन के साथ रुपया का भी आदान प्रदान किया जाता है, उसको कहा जाता है पूंजी खाता। तो एक तो यहाँ पर आ गया कि पूंजी खाता इसका होगा। ठीक है, पूंजी खाता होगा, लेकिन यह डेबिट या क्रेडिट होगा उसको समझेंगे। तो देखिए अब क्या है कि भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भारत है और यहाँ पर चीन है। ठीक है, तो भारतीय जब चीनी मोबाइल की वस्तुओं को खरीदता है तो भारत तो यहाँ पर इसको मूल्य देगा, रुपया देगा, तो रुपया देगा तो क्या इसका तो डेबिट होगा। दो तरह का होता है, अगर रुपया में अगर प्लस जमा होगा तो क्रेडिट होगा, और रुपया इसको देगा तो यहाँ पर क्या होगा डेबिट होगा। तो पहले तो आ गया पूंजी खाता में, अब क्या होगा डेबिट मोड में, तो पूंजी खाते के डेबिट मोड में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
से उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है। 40 नंबर यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन बी है विदेशी ऋण, ऑप्शन सी है विदेशी सहायता, ऑप्शन डी है वस्तुओं का निर्यात। तो चालू खाते का एक घटक क्या हो जाएगा यहाँ पर, विदेशी ऋण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 40 का 40 हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में कर लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो अगर इस वीडियो में अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।